हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, उस चैप्टर का नाम था डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इस चैप्टर को लिखने वाले हमारे निसाब में शामिल मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। उन्हें उर्दू का पहला खाका निगार तस्लीम किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि उर्दू का पहला खाका क्या है, तो पहला खाका है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसमें उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद के साथ गुजारे हुए चंद लम्हात को कलमबंद किया है। इन लम्हात में उन्होंने किस तरह बताया है कि वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे और डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। अब इसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में चंद बातें आपकी समातों की अंजुमन में पेश करने जा रहा हूँ। तो इन बातों में सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश 1885 में हुई थी। कहाँ हुई? चूड़ीवालान दिल्ली में हुई थी। और इनका इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल 1947 में हुआ था। ये कहाँ हुआ? सराय इलाही चमन में मदफून हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि इनके वालिद का नाम क्या था। तो वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग था। और दादा का नाम पूछा जाए तो दादा का नाम अब्दुल्ला बेग है। और इनकी वालदा का नाम क्या था? तो वालदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम है। अब इसके बाद इनकी फूफी का नाम, तो फूफी का नाम था चहीती बेगम। ठीक है, तो इतना आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद पूछा जाए कि इनकी बिस्मिल्लाह किसने कराई? तो सैयद वली अल्लाह ने। ठीक है, तो वली अल्लाह ने इनकी बिस्मिल्लाह कराई थी। अब इसके बाद कलाम पाक किससे पढ़ना सीखा? तो ये हो जाएगा मौलवी कमरुद्दीन से। ठीक है, तो आप लोग याद रखें कि मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने कलाम पाक पढ़ना सीखा था। तो अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे 1908 में इनकी शादी हुई। पहली किनसे हुई? तो चचा साजिद बेग की बेटी से हुई। नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना दोनों इनकी वाइफ का नाम था। इन्होंने 2 शादियां की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। तो 1927 में क्या हुआ था, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर इसके बाद इनकी कुछ अहम किताबों के नामों में सबसे पहले इंशा आता है, फिर दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बाद 1947 में इनका इंतकाल हो गया और सराय इलाही चमन में मदफून हो गए। ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का एक ब्रीफ इंटरव्यू था और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोग के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है। तो ये हम लोग यहाँ से मजमून स्टार्ट हो जाता है। और हमारे निसाब में जो खाका है वो सिर्फ एक ही खाका है। ठीक है, तो वो खाका का नाम क्या है? तो वो खाका का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो वो खाका के बाद अब हम लोग मजमून की तरफ रुख करते हैं। तो मजमून हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है मिट्टी का तेल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोग को जैसा कि पता होगा कि इस चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया, तो इस चैप्टर को जो यूट्यूब पे चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसका नाम है रैंकर 450। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कर दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब करे या ना करे ये आपकी मर्जी। मैंने कभी सब्सक्राइब के लिए आप लोगों को नहीं बोला, लेकिन हाँ, लाइक कर दे और शेयर कर दे। शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो बच्चे आप लोगों के ग्राउंड में है या फिर आप लोगों के सर्कल में है, वो बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा और वो बच्चे इनसे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं उर्दू के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। अब आते हैं वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी की फोटो आप लोग देख ले, फोटो किस तरह से वो दिखते थे। ठीक है, बातें आगे सबसे पहले हम लोग ये, जैसा कि नेक्स्ट वीडियो के हिसाब से बताया गया है कि हम लोग ने येलो को जो हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा रेड इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में से है। हज़रत इसहाक़ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुमताज़ खलीफा और दामाद खादिम ख़ास थे। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी किसकी औलाद में से है? तो हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में से है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा ख्वाजा हसन निज़ामी मतलब वो जो ख्वाजा हसन निज़ामी में जो हमारे निसाब में शामिल है वो हज़रत इसहाक़ बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के कौन थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के हज़रत इसहाक़ दामाद खादिम थे, और खादिम भी थे और दामाद भी थे। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में इनका एक अहम मुकाम था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस याद करने के लिए एज आप लोगों को पता होना चाहिए। बस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश हुई 1878 में। कब हुई? दिसंबर में। कहाँ हुई? तो इनकी भी पैदाइश दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ? इंद्रोन कोट बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। ठीक है, जो इनका आबाई वतन तस्लीम किया जाता है। तो इसके अलावा हम लोग अगर पीछे देखें तो उनकी पैदाइश हुई थी 1885 में, और उनसे 7 साल बड़े हैं ये, मतलब इनकी पैदाइश हुई 1878 में। तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो याद करने में आप लोग को आसानी होगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है कि वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा। तो वालिदैन के बारे में अगर पूछा जाए तो वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा। ठीक है, अब इसके बाद पूछा जाएगा कि उनके मामू ने इनका नाम क्या रखा। तो मामू ने इनका नाम हसन अली रखा। और एक और पॉइंट आगे आने वाला है, उसमें क्या है, भाई का नाम पूछा। तो भाई का नाम हसन अली है।
सॉरी अली हसन है, हसन अली नहीं है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए कि ख्वाजा हसन निज़ामी को ख्वाजा हसन निज़ामी कहना किसने शुरू किया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनका जो नाम था वो नाम इनका कासिम अली था, हसन अली था, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी किसने किया, तो वो अल्लामा इकबाल ने किया। ये क्वेश्चन 2024 में आया है, 2025 में भी इसी टाइप से आया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया, ठीक है। आप लोग को याद करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, ख्वाजा साहब के वालिद का नाम क्या था, तो उनके वालिद का नाम जो था वो था आशिक अली और वालदा का नाम था चहीती बेगम। तो ये कौन थी, सैयदा चहीती बेगम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, ख्वाजा हसन निज़ामी अभी कमसिन थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, मतलब कि अभी कम उम्र थे, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, माँ और बाप दोनों इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। इसके बाद उनके बड़े भाई ने इनकी किफ़ालत की, मतलब कि उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था सैयद हसन अली शाह। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ये उनकी किफ़ालत की और उनकी परवरिश में जिम्मेदारी ली और दारो मदार संभाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की थी। अगर पूछा जाए तो इनके, जैसा कि हम लोग इनके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनके उस्ताद का नाम सैयद वली अल्लाह था, जिसने उनकी बिस्मिल्लाह कराई थी। उसके बाद मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक सीखा था, कौन, फरहतुल्लाह बेग ने। तो लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ असातिज़ा, इसीलिए नाम यहाँ पे कलमबंद नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग को लगता है ये PDF जो है ये PDF बुक से नहीं है, तो आप लोग बुक से मिला ले, एक एक लाइन बुक का ऐड, लेकिन उस बुक में जिस लाइन से क्वेश्चन बनता है वो लाइन का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इनकी शादी कितने बरस में हुई, तो इनकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। तो 18 साल की उम्र में इनकी शादी हुई किससे, तो इनकी शादी हुई चचा के बेटे से, मतलब कि चचा की बेटी से इनकी शादी हुई। पहली बीवी का नाम था हबीब बानो और दूसरी का नाम था महमूदा बानो। जब पहली बीवी का इंतकाल हो गया तो इन्होंने दूसरा निकाह किया अपनी ही साली से, ठीक है। तो उनकी साली का नाम था क्या, महमूदा ख्वाजा बानो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है कि ख्वाजा साहब की इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई थी। मतलब कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी इंसान इल्म दीन से जुड़ा हुआ रहता है तो वो सादगी ज़िंदगी गुजारता है, जिस तरह से उन्हें परेशानियों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से बात है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने हल्का निज़ामुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। अगर पूछा जाए कि निज़ामुल मशाइख की बुनियाद किसने डाली, तो इनका नाम आ जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। तो दोनों की बुनियाद डाली ख्वाजा हसन निज़ामी ने। उसके अलावा अगर पूछा जाए तो अपने अहबाब के साथ मिलकर और अपने दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा भी उठाया था। मतलब कि दरगाह और खानका में जो इस्लाह मुआशरा होता है तो उसका भी बेड़ा इन्होंने बखूबी उठाया था। इसके बाद इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें उठाई थी और मुखालफत भी बर्दाश्त की। जब देखा जाए कि इंसान जब सही राह पर चलता है ना तो उसके मुखालिफ बहुत पैदा हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जो उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप लोग भी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाएंगे तो बहुत लोग आपके दोस्त ऐसे हो जो बोलेंगे कि क्या पढ़ लिख के करोगे, चलो थोड़ा लाइफ इंजॉय कर लेते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं इसे रिलेट करके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है कि उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की। इससे ये पता चलता है कि वो थोड़ा सेक्युलर टाइप के थे, कि जिसमें वो हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच भेदभाव उतना नहीं करते थे। तो इससे ये पता चलता है। और साधुओं से फ़लसफ़ाए वैदानियत भी सीखा, ठीक है। तो ये सब साधु से उन्होंने सीखा था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है और हर ज़बान में नहायत सादा इस्तेमाल किया है। मतलब कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट करना भूल गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसे आप लोग डेट से हाईलाइट कर दीजिएगा। कितनी किताबें, 200 से ज़्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछिएगा आप लोग कहाँ पूछा जाता है, तो मुख्तसर तरीन सवालात में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है। मतलब कि सहाफ़ी की हैसियत से उनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, रोज़ नामचे और कलमी चेहरे तो इनकी एक तरह की ईजाद है। अगर पूछा जाए कि रोज़ नामचे और कलमी चेहरे किन की ईजाद है, तो ये हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2021 या 22 में आया, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है 1957 से मुताल्लिक़ उनकी किताबें पढ़े तो दिल तड़प उठता है। यानी 1957 के वक्त उन्होंने जो किताबें लिखी थी, तो उनकी किताबें जो थी उन्हें आप लोग पढ़ेंगे तो दिल आपको एकदम तड़प उठेगा। हालांकि किताब उन्होंने पहले लिखी, क्योंकि इनकी पैदाइश हुई थी 1878 में, इंतकाल हुआ 1955 में। लेकिन 1957 के मुतालिक जो किताब लिखे थे, सॉरी यहाँ पे 1957, यहाँ पे 1857 होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो किताबें लिखी थी उन्हें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उनका दिल, पढ़ने से आपका दिल तड़प उठेगा कि किस तरह से उन्होंने इनकलाब के ज़माने में अपनी किताबें डालकर लोगों के दिल में किस तरह
देश के प्रति एक जागरूकता फैलाई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताबें लिखी। तो श्री कृष्ण पर ज़ख़ीम किताबें लिखी और प्रेमचंद पर मोनोग्राफ किसने लिखा, ये आप लोग कमेंट में बताएं। अगर थोड़ा बहुत भी उर्दू आप लोग पढ़े होंगे, ये आगे से है, ठीक है, आगे का चैप्टर से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह निज़ामी बसरी के नाम से भी तरतीब दिया। मतलब कि इनकी एक सवानेह थी, ज़िंदगी के बारे में बताया गया। तो इस ज़िंदगी के बारे में बताए जाने पर जिसका नाम था निज़ामी बसरी, उसे भी तरतीब दिया। और इसके अलावा अगर पूछा जाए तो सी पाराए दिल उनकी इंशा परदाजी का एक अहम किरदार है। ये क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी पाराए दिल उनकी इंशा परदाज की अहम किताब है। मतलब यहाँ पे अहम मोमिन लिख दिया है तो वो गलत है, मतलब कि इंशा परदारी का एक अहम नमूना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि इनका इंतकाल कब हुआ। तो देखिए शायर का सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है आप लोग को, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला तो उनकी पैदाइश कब हुई, दूसरा उनके ख़ानदान में वालिद वालदा जिसका भी नाम किताब में दिया गया है वो पढ़ना है। तीसरा कि उनके कुछ अचीवमेंट्स, मतलब क्या क्या किताब लिखे, किस तरह से ज़िंदगी बसर किए, कब कहाँ गए, ये सब पूछा जाएगा। और चौथा लास्ट में उनका इंतकाल तो लाजमी पूछा जाएगा। तो उनका इंतकाल जो पूछा गया है तो यहाँ पे 31 जुलाई 1955 में कहाँ हुआ, तो इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये मौत से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, इसलिए इन्होंने अपनी कब्र 50 साल पहले, लगभग 50 साल पहले तैयार करवा ली थी। कहाँ, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती में, ठीक है। तो ये आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। या 50 साल तो आप लोग को याद ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हम लोग जैसा कि चैप्टर से पहले सवाने पढ़ लिए है हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी का। अब सवाने के बाद इन्होंने जो चैप्टर लिखा है, चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। तो इसमें हम लोग खुलासा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खुलासा के बारे में हम लोग जैसा कि देखेंगे कि किताब की तरह किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि एक अपने ज़बान में खुलासा पढ़ लेंगे। कि आप लोग को पढ़ना है, लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3। अब सेकंड पेज आ जाते हैं, यहाँ से 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ से ले लीजिए 1 2 3। इतना था आप लोग का खुलासा। अब मैं खुलासा खुद से पढ़ देता हूँ। तो जैसा कि हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल आप लोग को जो मजमून का जो हेडिंग देख के आप लोग को पता चलता है मिट्टी के तेल के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने मिट्टी के तेल के तमाम खुसूसियात को सामने रखा। पहले तो उन्होंने कहा कि आग हवा पानी में सबसे ज़्यादा कमतर किसको समझा जाता है, मिट्टी का तेल को। मिट्टी के तेल को देख कर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं। मिट्टी का तेल इतना बदबूदार होता है कि लोग अपने नाक को बंद कर लेते हैं। मिट्टी के तेल से लोग बचना चाहते हैं। मिट्टी के तेल को लोग अपने ज़िंदगी में लाने के लिए नहीं सोचते। लेकिन इसी के विपरीत, इसी के उल्टा मिट्टी के तेल के बारे में अगर बताया जाए तो मिट्टी का तेल इतना मतलब सुलहकुल की पॉलिसी अपनाता है कि वो खुद को जलाकर लोगों को रोशनी देता है, खुद को जलाकर लोगों को रात में पढ़ने की ताकत देता है, खुद को जलाकर पुलिस को, चोर को पकड़ने की कुव्वत देता है, खुद को जलाकर चोर को चोरी करने की कुव्वत देता है। मतलब कहाँ जहाँ पे कुछ अच्छी बात है तो वहाँ पे कुछ ख़राब बात भी है, ठीक है। तो मिट्टी के तेल के बारे में तमाम खुसूसियत ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस चैप्टर में आप लोग का कलमबंद किया है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप लोग, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 पेज लगभग होगा, तो 1 पेज आप लोग आसानी से पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को चैप्टर में यही सब पता चलेगा। तो इसके बाद हम लोग खुलासा जैसा कि पढ़ लिए, और उसके बाद एक ताजिर का यहाँ पे जिक्र आया था, जो ताजिर का नाम था रॉकफेलर। तो रॉकफेलर कहाँ का, अमेरिकी ताजिर था। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करके बहुत अमीर आदमी बन गया था। तो ये है मिट्टी के तेल की खासियत। और मिट्टी का तेल से बहुत सारी चीज़ें जैसे डीजल, पेट्रोल, अलकतरा वगैरह सब कुछ निकलता है, मोबिल वगैरह सब निकलता है। तो ये हर चीज़ उसका इंपॉर्टेंट है। इंसान के लिए अगर मिट्टी का तेल नहीं रहता तो आज इस तरह से जो टेक्नोलॉजी फैल रही है, इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। हम लोग मिट्टी के तेल के बारे में पढ़ लिए। तो ऑब्जेक्टिव का जो पहला है कि सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है, तो हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि सी पाराए दिल ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर ही टिक करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को 4 ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होता है वो चैप्टर पढ़ने से वही चैप्टर से रिलेटेड होंगे, आप लोग को सारा बुक से रिलेटेड नहीं होगा। अगर आप लोग का बुक से रिलेटेड सारा करता ना तो वहाँ पे चारों ऑप्शन में समझा के बताता, ठीक है, कि ये चैप्टर किसने लिखा। अब पूछा जाए कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने आपके निसाब में शामिल क्या लिखा, तो मिट्टी का तेल ऑप्शन रहेगा, वो हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सादत हसन मंटू ने क्या लिखा, तो वो भी टोबा टेक सिंह रहेगा, तो वो हो जाएगा। सलाम बिन रज़ाक ने क्या लिखा, इब्राहिम सुक्का लिखा। तो वैसे अगर ऑप्शन समझाने वाला रहेगा मैं ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन जहाँ पे टाइम नहीं लगाना है वहाँ पे लगाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे सलमान नदवी, तो इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर लिखा, चैप्टर का नाम क्या है, तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ठीक है। और उसके बाद अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है वज़ीर आगा। तो वज़ीर आगा हमारे निसाब में शामिल है। तो इन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने जो लिखा आप लोग जानते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूँ, इंशाइया क्या है लिखा, या हिजरत लिखा, या दास्तान बागो बहार लिखा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका
आंसर, ठीक है। अब आते हैं मीर अमन। तो मीर अमन जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, दास्तान लिखा बागो बहार। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुअर्रिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। तो उनके मुअर्रिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से थे। तो वही हो जाएगा आंसर इसका हम लोग का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? तो खलीफा और दामाद खादिम दोनों थे। किसके थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का नाम क्या है? तो इनकी वालदा का नाम अगर पूछा जाए तो चहीती बेगम, और वालिद का नाम अगर पूछा जाए तो आशिक अली, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की? तो इनकी किफ़ालत इनके भाई ने किया। भाई का नाम क्या था? तो हसन अली था या अली हसन था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं आप लोग को पहले भी बोला, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उनका एक नाम था, एक नाम उनके भाई का था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक का हसन अली, एक का अली हसन। कमेंट में आप बताएं क्या सही है, ठीक है। मैं कमेंट में इसलिए बताने बोल रहा हूँ, मैं बता देता, लेकिन इन्वॉल्वमेंट आप लोग का रहेगा तो आप लोग के लिए फ़ायदा है, इसीलिए मैं आप लोगों को कमेंट में बताने ज़रूर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की, उनका नाम बताएं। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सैयद हसन अली शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट आता है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, इंतकाल भी दिल्ली में हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में ही इनके मदफून हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर पेज पे, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो रिसाला हल्का निज़ामुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकफेलर किस चीज़ की तजारत करके बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? तो मिट्टी के तेल की तजारत करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो मैंने जैसा कि बताया कि वो अमरीकी ताजिर था। इंग्लैंड नहीं होगा, ना ही फ्रांस होगा, ना ही रूस होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर अमेरिका तो अमरीकी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि वो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में मदफून हुए थे और अपनी कब्र तकरीबन 50 साल पहले ही खुदवा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मिट्टी का तेल किस तरह का मजमून है? मतलब किसका मजमून है? तो वो हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी का तेल को समझा जाता है, या मिट्टी को समझा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो गदर मतलब हो जाता है कि 1857 का इनकलाब के बारे में बताया गया है, और वहाँ 1957 नहीं बल्कि 1857 ही था पीछे, ठीक है। तो इसमें बोला जाए किसने किया, तो इसका नाम है जिन्होंने किया उनका नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर फितरत उर्दू के किस नश्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1878 में हुई, इंतकाल 1955 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी का वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम आप लोग को पता होगा कि इनके वालिद का नाम आशिक अली और वालदा का नाम चहीती बेगम था। तो आशिक अली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? इनकी वफ़ात 1955 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? तो ये गैर अफसानवी अदब है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, गैर अफसानवी अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो किसी ख़ास मौजू पर पूछा जाए तो उसे हम लोग मजमून कहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाने पूछा जाएगा तो सवाने आप लोग को जैसा कि पता होगा कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी के बारे में बताने को सवाने कहते हैं। सवाने हयात, तनकीद कहते हैं किसी भी शख्स ने कुछ लिखा, अब उस पर आप फिर से कमेंट कर रहे हैं, या तो अच्छा कमेंट या तो ख़राब कमेंट, उसको पढ़ के रीचेक करके आप उस पर बता रहे हैं, उसे तनकीद कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग का मजमून, अखाका तो आप लोग को पता ही होगा गई थी, तो इसमें वीडियो ऐड कर देता हूँ। रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर कौन था? तो ये अमेरिकी ताजिर था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ताजिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इम्कान की जमा क्या होगी? तो देखिए कुछ जमा वाहिद की भी क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके निसाब में शामिल रहते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग का चैप्टर के साथ अगर 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इम्कान की जमा क्या होगी? तो इम्कान की जमा आप लोग का होगा इम्कानात। तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। गुलशन क्या है? तो गुलशन इसमें ज़र्फ़ है, आला है, सिन्फ है या मसदर है? तो गुलशन जो है वो इसमें ज़र्फ़ है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग आगे। आगे जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है गालिब बुरा ना मान अगर कोई बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है, तो ये शेर थोड़ा गलत दिखा गया है, तो इसमें गालिब एक तखल्लुस है, ठीक है, तो तखल्लुस हम लोग का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज़ा हवा में हवा क्या है। तो अगर पूछा जाए हवा, तो हवा की क्या खूबी और खराबी बताई जा रही, तो जो खूबी और खराबी है वो सिफत है, ठीक है। अगर ताज़ा पूछेगा तो वो सिफत है, लेकिन अगर हवा पूछेगा तो वो मौसूफ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करेक्ट, यही मौसूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दायम के मानी क्या है। तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये गालिब का एक शेर है, तो शेर का ये एक लाइन उठाया गया, तो दायम मतलब होता है हमेशा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है मेरा एक गज़ल गो शायर में, मीर एक गज़ल गो शायर में लाहिका क्या है। तो लाहिका और साबिका आप लोग अगर देख ले, तो लाहिका अगर पूछा जाए तो लाहिका हो जाएगा जो लास्ट में लगा हुआ। अच्छा, लाम पहले आता है या फिर आपका सीन पहले आता है, ये बताएं। तो सीन और लाम में कौन पहले आता है, तो सीन पहले आता है। तो जो सीन पहले आता है वो आप लोग का साबिका हो जाएगा। साबिका मतलब होता है वर्ड से पहले। जैसे वर्ड से पहले आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी ना काम, तो काम से पहले ना आया, तो ये जो ना आया है ना काम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ना साबिका हो जाएगा। और अगर लाहिका पूछा जाए तो जैसे गज़ल गो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गज़ल आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे गो लिखा हुआ है, तो ये गज़ल के बाद गो आया, तो ये गो जो आ गया वो आप लोग का लाहिका हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। लेकिन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे मुख्तसर तरीन सवालात पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का, देखिए हम लोग, मैंने जैसा कि बताया था कि हम लोग सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे चैप्टर हो, चाहे चैप्टर का पार्ट हो, चाहे सवाने हो राइटर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। सबसे कमतर किसे समझा जाता है, तो वो मिट्टी या खाक को समझा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो मिट्टी के साथ दुनिया इस तरह का सलूक करती है कि वो इसे पैरों से रौंद देती है। क्वेश्चन थर्ड है हम लोग का, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे। तो चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अपनी रोशनी से सारी दुनिया को रोशन कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भाव क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि मिट्टी का तेल बदबूदार होता है, इसलिए मिट्टी के तेल को देखकर लोग नाक और भाव दोनों चढ़ा लेते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। तो मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़ चढ़ कर है क्योंकि ये खुद को जलाकर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आप लोग का आंसर ये 1 से 2 ही लाइन में होगा, ज्यादा लंबा टालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग को लिखने का जो तरीका है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पहले उतार लेंगे, फिर क्यों के लगा के आप लोग आंसर लिख देंगे। मैं शॉर्ट में लाया हूँ कि आप लोग को ज्यादा बड़ा देखने में ना लगे और आसानी से याद हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे। तो ये अपनी सुलह कुल की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, वो क्योंकि वो अपनी सुलह कुल की पॉलिसी अपनाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सुलह कुल की पॉलिसी का मतलब है कि ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसके साथ भले ही सब बुरा व्यवहार करे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कर दे, और इस तरह के पीडीएफ और चाहिए अगर आप लोग को, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दे, कमेंट में आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।